हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BHIC 107 हिस्ट्री ऑफ इंडिया फॉर 1206 to 1550 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन 1, डिस्क्राइब द राइज एंड कंसोलिडेशन ऑफ द बामनी पावर इन द डेक्कन। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि बहमनी सल्तनत कैसे बनी और उसने अपनी पावर कैसे मजबूत की। क्वेश्चन 2, डिस्कस द कॉम्पोजिशन ऑफ द रूलिंग क्लास अंडर द दिल्ली सल्तनत। इसमें हमें बताना है कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पे कौन कौन लोग रूलिंग क्लास का हिस्सा थे। क्वेश्चन 3, ट्रेस द इमर्जेंस ऑफ न्यू किंगडम्स ड्यूरिंग 14th to 15th सेंचुरी इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया। इस क्वेश्चन में हमें दिखाना है कि 14th to 15th सेंचुरी में सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया में नए राज्य कैसे उभरे। क्वेश्चन 4, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। ए, लिटरेचर इन द साउथ इंडियन लैंग्वेजेस। इसमें हमें बताना है कि दक्षिण भारत की भाषाओं में साहित्य कैसे विकसित हुआ। बी, करेंसी सिस्टम ऑफ द दिल्ली सल्तनत। इस पार्ट में हमें सल्तनत के सिक्का प्रणाली और मुद्रा व्यवस्था को समझाना है। सी, इकोनॉमी ऑफ द विजयनगर एम्पायर। यहां हमें विजयनगर एम्पायर की अर्थव्यवस्था जैसे कि कृषि, व्यापार और धन का जिक्र करना है। डी, इक्ता सिस्टम। इसमें हमें इकता सिस्टम के माध्यम से सरकारी और राजस्व व्यवस्था को बताना है। क्वेश्चन 5, डिस्कस द ग्रोथ ऑफ सूफी ऑर्डर्स इन इंडिया इन द सल्तनत पीरियड। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि सल्तनत के दौरान सूफी सिलसिले कैसे फले फूले। क्वेश्चन 6, राइट एन एसे ऑन द डेवलपमेंट ऑफ वेदांतिक ट्रेडिशन इन इंडिया। इसमें हमें वेदांत दर्शन का विकास और मुख्य विचारकों के बारे में लिखना है। क्वेश्चन 7, डिस्कस द कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट्स एंड मौसोलियम्स इन द सल्तनत पीरियड। इसमें हमें बताना है कि इस पीरियड के दौरान किले और मकबरे कैसे बनाए गए और उनकी विशेषताएं क्या थी। क्वेश्चन 8, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। ए, इमर्जेंस ऑफ भक्ति मूवमेंट। इसमें हमें भक्ति आंदोलन के शुरू होने और उसके प्रमुख विचारों को समझाना है। बी, इनलैंड ट्रेड अंडर द दिल्ली सल्तनत। इसमें दिल्ली सल्तनत के टाइम का इंटरनल व्यापार कैसे होता था ये बताना है। सी, टेम्पल कंस्ट्रक्शन 1200 to 1550 AD। इसमें हमें बताना है कि इस पीरियड में मंदिर निर्माण कैसे और कहां हुआ। डी, अर्बन मैन्युफैक्चर्स इन द सल्तनत पीरियड। इसमें हमें शहरी उद्योगों और उनमें बने माल के बारे में बताना है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। क्वेश्चन 1, डिस्क्राइब द राइज एंड कंसोलिडेशन ऑफ द बामनी पावर इन द डेक्कन। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि बहमनी सल्तनत का डेक्कन में कैसे उठान हुआ और कैसे उसने अपनी पावर को मजबूत किया। हमें पॉलिटिकल बैकग्राउंड, मुख्य सुल्तान, उनकी नीतियां और मिलिट्री स्ट्रैटेजी के बारे में लिखना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। बहमनी सल्तनत एक प्रमुख मध्यकालीन डेक्कन राज्य था जो 1347 CE में अलाउद्दीन हसन बामान शाह ने स्थापित किया था। यह दिल्ली सल्तनत के कमजोर पड़ने के बाद बना था। इसने डेक्कन की राजनीति, संस्कृति और शासन को गहरा प्रभावित किया। इस आंसर में हम बहमनी पावर के राइज और उसके कंसोलिडेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मेन बॉडी। 1, राजनीतिक पिछलेपन और बहमनी सल्तनत की स्थापना। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ गया था जिससे डेक्कन में राजनीतिक असंतुलन बन गया। अलाउद्दीन हसन, जो तुगलक की सेना में थे, उन्होंने स्वतंत्रता घोषित की और 1347 में गुलबर्गा, हसनाबाद में बहमनी सल्तनत की स्थापना की। उन्हें लोकल मुस्लिम नोबिलिटी और डेक्कनी सैनिकों का समर्थन मिला जो दिल्ली के शासन से नाराज थे। 2, विस्तार और मुख्य शासक हसन बामान शाह 1347 to 1358 ने राज्य की नींव राखी और विजयनगर के खिलाफ युद्ध किया। मोहम्मद शाह 1 1358 to 1375 ने कृष्ण नदी तक अपना विस्तार किया और शासन को व्यवस्थित किया। फिरोज शाह बहमनी 1397 to 1422 ने आर्ट, कॉमर्स और डिप्लोमेसी को बढ़ावा दिया। अहमद शाह वाली 1422 to 1436
ने राजधानी गुलबर्गा से बिदार शिफ्ट की, जो बाद में एक सांस्कृतिक केंद्र बन गया। इन शासकों ने विजयनगर, वारंगल और अन्य स्थानीय ताकतों से लड़ाई की अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए। 3. शासन और सेना की रणनीतियां। बहमनी शासन में केंद्रित व्यवस्था थी, जिसमें तरफ सुबह बने जिनको सरदारों के हवाले किया गया था। सुल्तान सर्वोच्च अधिकारी था, जिसे मंत्रियों और सेना का सहयोग मिलता था। बड़े ग्रुप थे, डेक्कनी लोकल मुस्लिम्स और अफाकी विदेशी, पर्शिया और सेंट्रल एशिया से आए लोग, जिनका आपसी संघर्ष राजनीति में दिखता था। मजबूत कैवलरी, हाथी और आर्टिलरी के उपयोग ने उनके मिलिट्री को मजबूत बनाया। 4. सांस्कृतिक योगदान और विरासत। बहमनी सुल्तान ने पर्शियन और इस्लामिक कल्चर को डेक्कन में बढ़ावा दिया। बिदार एक कला और आर्किटेक्चर का केंद्र बना। यहाँ कई मस्जिद, मदरसा और कब्रिस्तान बनाए गए। पर्शियन भाषा, सूफी परंपरा और साहित्य को राजाओं ने समर्थन दिया। इनकी विरासत ने आगे चलकर बीजापुर, गोलकोंडा जैसे डेक्कन के नए सल्तनेट बनने का रास्ता तय किया। कंक्लूजन। बहमनी सल्तनेट का उठान और उसकी कंसोलिडेशन डेक्कन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण चरण था। उनकी मिलिट्री नीति, शासन प्रणाली और सांस्कृतिक समावेश ने उनकी शक्ति को मजबूत बनाया। उनकी विरासत आगे के सुल्तानेट्स में भी झलकती है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। Question 2. Discuss the composition of the ruling class under the Delhi Sultanate. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि दिल्ली सल्तनत के समय जो रूलिंग क्लास थी, उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, उनका बैकग्राउंड क्या था, उनकी जिम्मेदारियां क्या थी और सुल्तान के साथ उनका संबंध कैसा था। ये सब समझाना है। हमें उनके रोल्स और पावर का स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। दिल्ली सल्तनत 1206 to 1526 CE एक सेंट्रलाइज्ड इस्लामिक मोनार्की थी जो भारत में तुर्क और अफगान शासकों ने स्थापित की थी। इसके रूलिंग क्लास में कई तरह के लोग थे, टर्क, अफगान, इंडियन मुस्लिम्स और कुछ लोकल एलीट्स। ये लोग सुल्तान के लॉयल दी और एडमिनिस्ट्रेशन और सेना में इंपॉर्टेंट रोल्स में थे। इनका समझना पॉलिटिकल सिस्टम को समझने के लिए जरूरी है। मेन बॉडी। 1. नोबिलिटी और तुर्किश एलीट। शुरुआती रूलिंग क्लास में मेनली टर्किश नोबल्स शामिल थे, जो सेंट्रल एशिया से आए थे या मिलिट्री सर्विस में प्रमोट हुए थे। उन्हें इख्तास दिए जाते थे जिससे वो रेवेन्यू कलेक्ट करते और राज्य चलते। वो एलिट और पावरफुल क्लास बन गए थे जो सुल्तान के क्लोज द पर अपने ग्रुप पॉलिटिक्स भी चलते थे। एग्जाम्पल। इल्तुतमिश के समय में चहलगानी ग्रुप ऑफ 40 नाम का एक तुर्किश नोबल ग्रुप था जो राज्य के डिसीजन मेकिंग में काफी एक्टिव था। 2. सुल्तान और रॉयल हाउस होल्ड का रोल। सुल्तान ही सबसे सुप्रीम अथॉरिटी था और उसके हाउस होल्ड जैसे कि राजकुमार, ट्रस्टेड स्लेव्स और सेनापति उसके सबसे करीबी लोग थे। कई स्लेव्स, बंदगन, जो मिलिट्री या एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रेंड थी, उन्हें हाई पोस्ट मिलती थी। एग्जाम्पल। बलबन खुद एक फॉर्मर स्लेव था जो बाद में सुल्तान बना। ये दिखाता है कि रॉयल हाउस होल्ड काफी पावरफुल था। 3. इंडियन मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम एलीट्स। इंडियन मुस्लिम्स जैसे शेख्स, सैयद्स और उलेमास भी धीरे धीरे रूलिंग क्लास का पार्ट बन गए, खासकर जुडिशरी और रिलीजियस पोस्ट्स में। कभी कभी हिंदू राजपूत या लोकल चीफ्स को भी गवर्नर्स या रेवेन्यू ऑफिसर्स बनाया गया, लेकिन टॉप लेवल पोस्ट रेयरली मिलती थी। यह इंक्लूजन पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी थी और रीजनल कंट्रोल के लिए प्रैक्टिकल भी। 4. एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री ऑफिशियल्स। रूलिंग क्लास में अमीर्स, मलिक, मुफ्तीज जैसे लोग भी शामिल थे जो गवर्नर्स, आर्मी चीफ्स और रेवेन्यू कलेक्टर्स होते थे। वजीर, प्राइम मिनिस्टर, काजी उल कुज़ात, चीफ जस्टिस और दीवान आयर्स, मिलिट्री हेड जैसे टॉप पोस्ट्स में सुल्तान के ट्रस्टेड लोग होते थे। इनका काम एम्पायर को एफिशिएंटली चलाना और सुल्तान की पावर को एनफोर्स करना होता था। कंक्लूजन। दिल्ली सल्तनत की रूलिंग क्लास एक डाइवर्स और लेयर्ड स्ट्रक्चर थी जिसमें तुर्किश नोबल्स, रॉयल स्लेव्स, इंडियन मुस्लिम्स और कुछ नॉन मुस्लिम एलीट्स शामिल थे। इनका पावर मिलिट्री, एडमिनिस्ट्रेशन और सुल्तान के नजदीकी से मिलता था। यह कॉम्पोजिशन सल्तनत के प्रैग्मेटिक और मल्टीएथनिक रूल को दिखाता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Question 3. Trace the emergence of new kingdoms during 14th to 15th century in central and eastern India. Question explanation.
इस क्वेश्चन में हमें ये समझाना है कि 14th और 15th सेंचुरी के दौरान सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया में नए राज्य कैसे उभरे। हमें बताना है कि इन राज्यों के उभार के पीछे क्या कारण था, कौन से राज्य थे और उनका क्या योगदान रहा। आंसर। इंट्रोडक्शन। 14th और 15th सेंचुरी का समय भारत के लिए एक बड़ा परिवर्तन का समय था। जब दिल्ली सल्तनत कमजोर होने लगा तो सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया में कई नए राज्य उभार के आए। इन्होंने न सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त की बल्कि अपनी अलग पहचान भी बनाई। गजपति राज्य, गोंडवाना, मालवा जैसे राज्य इस दौरान काफी प्रमुख रहे। मेन बॉडी। 1. राजनीतिक असुरक्षा और दिल्ली सल्तनत का कमजोर होना। जब दिल्ली सल्तनत कमजोर हुआ तब कई छोटे राजाओं और सरदारों ने अपना स्वायत्ता राज्य स्थापित किया। तैमूर के आक्रमण और दिल्ली के अंदर के विवादों ने इस गिरावट को और तेज कर दिया। इस स्थिति का फायदा उठाकर सेंट्रल और ईस्टर्न भारत में नए राज्य बने जो अपनी अलग पहचान ले आए। 2. गजपति राज्य का उदय। उड़ीसा में कपिलेंद्र देवा ने 15th सेंचुरी में गजपति राज्य की स्थापना की थी। उनका राजधानी कटक था और उन्होंने आंध्र और बंगाल तक अपना प्रभाव बढ़ाया। ये राज्य जगन्नाथ भक्ति, संस्कृत साहित्य और भव्य मंदिर कला का समर्थक था। मुस्लिम आक्रमणों के खिलाफ एक मजबूत दीवार के रूप में उभरा था ये राज्य। 3. राजपूत और ट्राइबल राज्यों का उदय। सेंट्रल इंडिया में सेंट्रल भारत में मालवा, गोंडवाना और बुंदेलखंड जैसे राज्य उभरे। मालवा में पहले खिलजी और घोरी राजवंश रहे, बाद में ये अपना स्वतंत्र सल्तनत बन गया। गोंडवाना में ट्राइबल सरदारों ने अपने राज्य बनाए जो पारंपरिक संस्कृति से जुड़े रहे। इन राज्यों ने अपने क्षेत्रों की सुरक्षा और सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखा। 4. आर्थिक और सांस्कृतिक विकास। इन नए राज्यों ने अपनी भाषाओं, कला और साहित्य को बढ़ावा दिया। व्यापारिक रास्ते और बाजार इनके कंट्रोल में आ गए, जिससे इनकी अर्थव्यवस्था मजबूत बनी। मंदिरों और कलाकृतियों में नॉर्थ और साउथ इंडिया का संगम दिखाई दिया। विजयनगर एम्पायर ने भी ईस्टर्न इंडिया पर अपना प्रभाव डाला, खासकर ट्रेड और सेना के माध्यम से। कंक्लूजन। 14th to 15th सेंचुरी में नए राज्यों का उदय एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत थी। इन राज्यों ने न सिर्फ अपनी स्वतंत्रता बनाई बल्कि अपनी एक विशेष सांस्कृतिक और आर्थिक पहचान भी बनाई। इनका योगदान भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में देखा जा सकता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। Question 4. Write short notes on any two of the following in about 200 words each. A. Literature in the South Indian languages. B. Currency system of the Delhi Sultanate. C. Economy of the Vijayanagar Empire. D. ICTA system. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें दिए गए 4 टॉपिक्स में से किसी भी 2 पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। हर नोट टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट, उसका विकास और उसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बताना होगा। अराउंड 200 वर्ड्स में। आंसर। इंट्रोडक्शन। मध्यकालीन भारत में साहित्य, अर्थव्यवस्था और शासन प्रणाली में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए। हर एक टॉपिक, चाहे वो साहित्य हो, मुद्रा प्रणाली हो या इकता सिस्टम, मेडिवल समय के सामाजिक और राजनीतिक जीवन को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। इन सभी ने उस दौर के समाज को शेप दिया। मेन बॉडी। ए. लिटरेचर इन द साउथ इंडियन लैंग्वेजेस। दक्षिण भारत में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम जैसे भाषाओं में साहित्य काफी विकसित हुआ। तमिल में भक्ति आंदोलन के दौरान अलवर और नेनार जैसे कवि डिवोशनल पोएट्री लिखते थे। तेलुगु साहित्य में ककाटिया साम्राज्य के दरबार में तिक्न और एरप्रगड़ा जैसे कवि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद करते थे। कन्नड़ में हरिहर और राघवंका ने धार्मिक और दार्शनिक कविताओं का सृजन किया। मलयालम साहित्य थोड़ा बाद में उतरा, जिसमें रामाचरितम जैसे ग्रंथ लिखे गए। कुल मिलाकर ये साहित्य भक्ति, भाषा की समृद्धि और मंदिर संस्कृति से जुड़ा हुआ था। बी. करेंसी सिस्टम ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत ने एक स्ट्रांग और स्टैंडर्डाइज्ड करेंसी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था जिसमें गोल्ड, दीनार, सिल्वर, टांका और कॉपर जिटल कॉइन्स थे। इल्तुतमिश ने पहली बार 3 धातुओं की कॉइन्स इश्यू किए जो बाद में स्टैंडर्ड बन गए। कॉइन्स पर अरबिक लिखावट, शासक का नाम और मिंट का नाम लिखा होता था। इस सिस्टम ने व्यापार को बढ़ावा दिया और भारत के अलग अलग रीजन्स को एक इकोनॉमिक सिस्टम में जोड़ा। करेंसी सिस्टम ने सल्तनत के इकोनॉमिक कंट्रोल को मजबूत किया। सी. इकोनॉमी ऑफ द विजयनगर एम्पायर।
विजयनगर साम्राज्य की अर्थव्यवस्था मेनली कृषि पर आधारित थी, जिसमें इरिगेशन टैंक्स और कनाल्स काफी महत्वपूर्ण थे। ट्रेड इंटरनल भी था और समुद्रिक भी। हम्पी और मंगलो जैसे पोर्ट्स इंटरनेशनल बाजार से जुड़े हुए थे। गोल्ड कॉइन्स, पगोडा का उपयोग होता था जो साम्राज्य की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी दिखाता है। हैंडीक्राफ्ट्स जैसे कि कपड़ा, धातु कला और मंदिर कला में भी विकास हुआ। सरकार ने कैश और काइंड में टैक्स कलेक्ट किया और डिटेल्ड रिकॉर्ड्स मेंटेन किए। इक्टा सिस्टम। इक्टा सिस्टम एक लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट सिस्टम था जो दिल्ली सल्तनत के दौरान यूज होता था। राजा अपने अमीरों या ऑफिशियल्स को इकट्ठा देता था जहां से वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और बदले में सेना रखते थे। इक्तादार अपने इलाके का प्रबंधन करते थे, लेकिन सुल्तान उनका ऑडिट और ट्रांसफर भी करता था। यह डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम था पर सेंट्रल कंट्रोल में रहता था। इसने सल्तनत की पावर एक्सपैंड की, लेकिन समय के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव टेंशन्स भी लाए। कंक्लूजन। ये सभी टॉपिक्स मध्यकालीन भारत के समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था को समझने में मदद करते हैं। दक्षिण भारतीय साहित्य कल्चरल रिचनेस को दिखाता है, जबकि इकता और मुद्रा प्रणाली शासन और अर्थव्यवस्था की मजबूती का प्रमाण है। विजयनगर की इकोनॉमी ने भी इस युग के विकास में बड़ा योगदान दिया। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें। थैंक यू।